हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम मॉडल सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जो जैक के द्वारा इशू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द यूज़फुल लाइफ ऑफ लैंड इज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। आप लोगों ने BST में भी पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज़ में, और हम लोगों ने अकाउंटेंसी में भी इसको डिटेल से पढ़ा है। तो यूज़फुल लाइफ क्या है आपका लैंड का? तो ऑप्शन ए कहता है आपका कांस्टेंट, स्थिर है। बी कहता है आपका लिमिटेड। सी कहता है आपका अनलिमिटेड। और डी है आपका नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका, फटाफट करते हैं, सी नंबर, अनलिमिटेड। देखिए अब क्यों समझाते हैं। कांस्टेंट है, हो सकता है आपको अगर आपका लग रहा होगा कि स्थिर बोलता है कि आपका यूज़फुल लाइफ क्या है, स्थिर है, लेकिन आपको हमेशा ये देखना है कि ज़्यादा सटीक आंसर कौन है, आंसर के सबसे नज़दीक क्या है। तो यूज़फुल लाइफ अगर किसी भी लैंड का बोले, जो जीवन काल होता है, उपयोगी जीवन काल होता है, वो क्या होता है? अनलिमिटेड। आप ज़मीन का इस्तेमाल चाहे आज करो, आज की डेट में करो, या 10 साल के बाद करो, क्या लैंड डेप्रिसिएट कर जाएगा? नहीं। लैंड का वैल्यू हमेशा अप्रिसिएट ही करता है, डेप्रिसिएट कभी नहीं करता है। आज अगर किसी ज़मीन का कीमत आज के रेट से अगर 1 लाख रुपए है, तो वो 5 साल के बाद 5 लाख रुपए हो सकता है। इसलिए लैंड जो है डेप्रिसिएट नहीं करता है। 1 लाख का आपका 90,000 या 50,000 नहीं होगा, बल्कि 1 लाख से आपका जो वैल्यू है उसका, वो अप्रिसिएट करेगा, वो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं करता है। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है कि जो यूज़फुल लाइफ होता है आपका लैंड का, वो कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। इसीलिए हम लैंड पर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। हम प्लांट पे करते हैं, मशीनरी पे करते हैं, फर्नीचर पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, बिल्डिंग पे करते हैं, मोटर व्हीकल पे करते हैं। ये सारा कुछ पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, जो 2 मेथड आप लोग को पढ़ना था। तो उसमें हम लोगों ने कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका यूज़फुल लाइफ अनलिमिटेड होता है, कांस्टेंट भी नहीं होता है। आपका उसको जब मर्जी चाहो तब इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका वैल्यू हमेशा आपको जो है बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। तो यूज़फुल लाइफ कैसा है लैंड का? आप आज इस्तेमाल करो, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल के बाद भी इस्तेमाल करो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद लैंड डेप्रिसिएट कर जाएगा। तो क्या उसका लाइफ कांस्टेंट है, स्थिर है? नहीं। क्या लिमिटेड है, एक लिमिटेड समय के लिए है? नहीं है। उसका लाइफ अनलिमिटेड है, आप जब मर्जी चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अनलिमिटेड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कहता है आपका? हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो इसका आपको अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीधा टिक करना है। इसका आंसर होगा लुकास पैसियोली। लुकास पैसियोली। इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किसने किया था? तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद आपका लुकास पैसियोली ने किया था। उन्होंने ही जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट बुक है उन्होंने पब्लिश किया था 1494 में। कब? 1494 में। इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे लुकास पैसियोली, जिन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किया था। इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो लुकास पैसियोली। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किसने किया? तो लुकास पैसियोली। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का फर्स्ट बुक किसने पब्लिश किया? लुकास पैसियोली। कब किया? 1494 में। किस शहर के वो रहने वाले थे? इटली। इससे इतना ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन है सीधा टिक करिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस। चालू व्यवसाय की धारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। ठीक है, कब तक रहेगी? तो ऑप्शन ए जो है आपका, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये है आपका इंडेफिनिट पीरियड। यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है इसमें कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से
है ना, व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी, उसका अस्तित्व क्या होता है। अगर हम बात करें किसी बिज़नेस की, है ना, तो बिज़नेस में जो भी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग हम करते हैं क्योंकि हम कंप्लीट रिकॉर्ड कर सकें और फाइनली हम अपने बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सकें और फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें। मेन उद्देश्य यही है किसी भी बिजनेसमैन का, अकाउंटिंग को करने का। इसके लिए हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, सब कुछ हम सारा प्रोसेस इसमें अपनाते हैं। तो अब यहाँ पर कहता है कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो कहता क्या है, वो कहता है कि आप जो है अपने बिजनेस की अकाउंटिंग ये मानते हुए करो कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा और ये जो है इनडेफिनेट पीरियड, मतलब अनिश्चित काल तक हमारा बिजनेस चलता चला जाएगा। अगर आपको इस बात का पता भी है कि हमारा बिजनेस आगे आने वाले 6 महीने में बंद हो जाएगा, तो भी आप अकाउंटिंग ये मानते हुए करो कि हमारा बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आपका बिज़नेस 6 महीने के बाद बंद होने वाला है, आपको ये पता है कि हम ये बिज़नेस छोड़ के कोई और बिज़नेस करेंगे, ये बिज़नेस हमको बंद करना है, तो आप 6 महीने पहले, आपको तो पता ही कि 6 महीने बाद बिज़नेस बंद होगा, तो आप अकाउंटिंग करना छोड़ दो। अगर आप अकाउंटिंग करना छोड़ दोगे तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में बंद हुआ या हमारा बिज़नेस लॉस में बंद हुआ। क्या आगे आने वाले में कुछ साल में या आगे जो समय आएगा उसमें हम क्या ये बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप अकाउंटिंग करना छोड़ दोगे तो ये बात का भी पता आपको नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करोगे, है ना, टैक्स पे करना भी ज़रूरी है। और टैक्स कैसे पे करोगे तो अकाउंटिंग करोगे, और अकाउंटिंग में आपका उसी में आपको पता चलेगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो गवर्नमेंट को उसके हिसाब से टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सब रीज़न है कि आप ये मानते हुए अकाउंटिंग करोगे कि हमारा बिज़नेस का जो यूज़फुल लाइफ है वो इनडेफिनिट है, मतलब यूज़फुल लाइफ नहीं, हमारा बिज़नेस जो है चलेगा वो इनडेफिनिट पीरियड तक लगातार चलता जाएगा। उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, इनडेफिनिट पीरियड का है, मतलब कि हमारा बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा, ये मानते हुए हमें जो है अकाउंटिंग करना है। जो बिज़नेस का एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो इनडेफिनिट पीरियड का है, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ये मानते हुए अकाउंटिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो, इनडेफिनिट पीरियड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है बैंक अकाउंट इज़, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। चलो, बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, नॉन पर्सनल लिखता है, रियल लिखता है और नॉमिनल लिखता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट होगा। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है आपका? ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट। हम पर्सनल अकाउंट आप लोग को बताया था मैंने, तो पर्सनल अकाउंट में क्या बताया था कि आपका पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपका पूछ रहा है कि बैंक कौन सा अकाउंट है, तो आपको सीधा ऑप्शन करना है, ऑप्शन में जो टिक करना है वो है पर्सनल अकाउंट। अगर आपसे पूछता है कि बैंक कौन सा, अगर ऑप्शन में आपका होता नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तब आप टिक करते आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जितना भी बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपका जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक जिसमें आपका एक है, ये सारा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ना। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसके अंदर आएगा? नेचुरल, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो, उनके नाम का अकाउंट, उनके नाम से जो अकाउंट ओपन होता है उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे कोई कंपनी का अकाउंट है, कोई पार्टनरशिप फर्म का हो गया आपका अकाउंट, है ना, कोई भी आपका जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है, एक पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं। अगर हम बात करें किसी बिज़नेस की, रिलायंस की, टाटा की, तो वो आपका जो बिज़नेस है वो आपका क्या है, या किसी भी बैंक की बात करें, हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, वो आपका आर्टिफिशियल है, एक पर्सन की तरह तो बिहेव करता है। पर्सन की तरह बिहेव बैंक कैसे करता है? तो बैंक जैसे एक पर्सन क्या करता है कि अपने पैसे को
जमा करता है ना, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है, लोन लेता है, लोन देता है, अपने नाम से ज़मीन खरीदता है, तो एक कंपनी ये काम कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसा एक पर्सन बिहेव करता है उसी तरीके से बैंक भी करता है। बैंक भी क्या करता है, डिपॉजिट रखता है, लोन देता है पब्लिक को, इंटरेस्ट देता है, तो एक पर्सन की तरह बिहेव तो करता है, लेकिन क्या वो एक नेचुरल पर्सन है? नहीं। तो वो कैसा पर्सन है? एक आर्टिफिशियल, एक बनावटी आपका पर्सन की तरह बिहेव करता है। इसीलिए आपका बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो आपका हो गया वेजेस आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस के लिए खर्च है, लेकिन अगर इसके पीछे आप लगा दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस करोगे तो ये आपका बन जाता है फिर पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा पर्सनल अकाउंट? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेजेस आपका जो है, सिर्फ वेजेस की बात करें तो ये आपका जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस के लिए खर्च है। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब कि ये वेजेस किसी को, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? वेजेस जो है वो किसी पर्सन को देना है, तो वो किसी इशारा कर रहा है इनडायरेक्टली किसी पर्सन की ओर। इसीलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब कुछ आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। क्लियर है बात? तो बैंक आपका आ जाएगा किसके अंदर? तो वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा पर्सनल अकाउंट? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर बैंक आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। जर्नल एंट्री हम किसका नहीं बनाते हैं? तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ ऑफ देम, और आपका इसमें दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए सीधा आपको हम बताते हैं, इसमें होगा ऑप्शन ए आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों होगा ये भी आपको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ऑप्शन बी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैश डिस्काउंट। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, जर्नल एंट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का हम अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेड आपका जो है मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस से डायरेक्टली लेस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे दिया जाता है ना, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो आपका व्यापारी है वो बल्क में सामान बेचना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है? ट्रेड डिस्काउंट देता है, जिसका कोई भी हम अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। बल्कि हम किसका जर्नल एंट्री अलग से पास करते हैं? तो कैश डिस्काउंट का हम जर्नल एंट्री अलग से पास करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो या सेलर के अनुसार अगर आप पेमेंट करते हो, सेलर जो आपको टाइम दिया है उस टाइम के अंदर अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो कैश डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बल्क में सामान बेचने के लिए, है ना, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, जिसका अलग से कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते हैं। तो बोलता है यहाँ पर सवाल कि किसका जो है नो जर्नल एंट्री इज़ मेड फॉर, किसके लिए? तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई भी अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। ये सब आप लोग को पता भी होगा, जर्नल एंट्री आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो ये सब फिर आपको सवाल हार्ड नहीं होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, when the total of trial balance is not reconciled, the account open at this junction, पता नहीं क्या लिखता है, is। तो जब बोलता है कि जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें हम अकाउंट ओपन करेंगे ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा अकाउंट हम ओपन करेंगे। ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। ए नंबर आपका कहता है, इसको हम समझेंगे अभी, ट्रेडिंग अकाउंट। बी कहता है आपका सस्पेंस अकाउंट। सी कहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी कहता है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं? ट्रायल बैलेंस
नेम ऑफ अकाउंट यहाँ होगा, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड। एक छोटा सा हम आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का जो एग्रीमेंट होता है वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को मैच करना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? पहले तो एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इसमें नेम ऑफ अकाउंट यानी जितना भी हेड ऑफ अकाउंट है वो यहाँ पे लिखते हैं हम। और ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट ये है कि दोनों साइड जो है आपका डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी दोनों बिल्कुल मैच करना चाहिए। यही एग्रीमेंट होता है ट्रायल बैलेंस का। 10,000 इधर भी तो 10,000 इधर भी होना चाहिए, ये है। और ट्रायल बैलेंस क्या करता है? तो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। अब किसी वजह से मान लीजिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इधर तो आपका 10,000 रुपया है लेकिन किसी वजह से इधर आपका 9,000 रुपया है, तब आप क्या करिएगा? क्या ट्रायल बैलेंस, क्या अब ट्रायल बैलेंस से ही हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो क्या जो अकाउंटेंट है वो ट्रायल बैलेंस के लिए रुका रहेगा, फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेगा? उसको किसी भी कीमत पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मान लो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो क्या आप कसम खा के बैठते हो कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ऐसे तो एग्जामिनेशन आप एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो पहले जो आपका क्वेश्चन का आंसर आता है पहले आप वो दोगे, फिर आपको जो नहीं आता है उसमें दिमाग लड़ाओगे। तो अकाउंटेंट भी यही करता है कि भाई अब आपको पता नहीं चल रहा है कि क्रेडिट साइड में 1,000 रुपये कहाँ से क्यों घट रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या करेगा? एक अकाउंट ओपन करेगा जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट, और ज़बरदस्ती में 1,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखा। सस्पेंस का मतलब क्या? सस्पेंस है। ये 1,000 रुपये हम क्यों लिखे उसको भी नहीं पता अकाउंटेंट को, लेकिन चूंकि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है इसीलिए ज़बरदस्ती जो है वो क्रेडिट साइड में आपको 1,000 लिखना पड़ेगा, तब हो जाएगा इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000। तो कहता है आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकनसाइल नहीं हो रहा है, दोनों तरफ नहीं मिल रहा है, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट में 1,000 ज़बरदस्ती में हम टैली करवा देंगे इसमें। अच्छा, अब एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, अभी कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस, तो कहाँ दिखाएंगे इसको? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 10,000 है और मान लीजिए कि डेबिट साइड में घट जा रहा है 1,000, 9,000 इधर हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट किधर ओपन होगा? डेबिट साइड में, यहाँ पे ओपन होगा सस्पेंस अकाउंट। तो ये डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड दोनों साइड ओपन हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसे कहाँ दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ये भी आप ध्यान में रखना बात, है ना। सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट साइड होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्रेडिट साइड होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम ओपन नहीं करेंगे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट तो हम ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट जानने के लिए करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सस्पेंस अकाउंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं वो आपका कौन सा रिजर्व होता है ना। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है स्पेसिफिक रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑप्शन ए है आपका स्पेसिफिक रिजर्व, है ना। इसके बाद है रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। ए नंबर है आपका, कहता है कौन सा है? स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व बी कहता है आपका रिजर्व फंड। इसके बाद है आपका सी नंबर कैपिटल रिजर्व और डी नंबर कहता है जनरल रिजर्व। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन का जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जनरल रिजर्व, है ना। कहता है कि रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से हम कौन सा रिजर्व बनाते हैं? जनरल रिजर्व हम यहाँ पर
जो है क्रिएट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से। जनरल रिजर्व का मतलब हो गया कि हम उस पैसे का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही है इसका जनरल रिजर्व। इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं भी, रिज़र्व हम क्यों बनाते हैं, अगर आप रिज़र्व की बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है प्रोविज़न एंड रिज़र्व। प्रोविज़न हम बनाते हैं किसी भी नोन लायबिलिटी के लिए, है ना, कोई किसी भी नोन लायबिलिटी, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम जानते हैं कि हमारा कुछ पैसा बिजनेस में डूबेगा ही, डेटर पैसा नहीं देगा, तो जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, उसके हिसाब से हम प्रोविज़न यहाँ पे बनाते हैं कि फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला है, उसकी तैयारी हम अभी से करेंगे, इसलिए हम प्रोविज़न बनाते हैं नॉन लायबिलिटी के लिए। लेकिन अब हम रिज़र्व क्यों बनाते हैं, तो अपने बिजनेस के जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी ताकत, बिजनेस को ताकत देने के लिए, है ना, हम यहाँ पर रिज़र्व क्रिएट करते हैं। फ्यूचर में कोई भी अनसर्टन सिचुएशन हो सकता है, कोई भी अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है, तो अननोन लायबिलिटी के लिए हम रिज़र्व बनाते हैं, है ना। तो आपका क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से क्या बनाते हैं, तो जनरल रिजर्व बनाते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व कब बनाते हैं, जब कैपिटल प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो कि अगर आप कोई फर्नीचर है जो कि आपका फिक्स एसेट है, अगर आप उसको बेचते हो तो आप बेचने से मान लीजिए उसमें कोई प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट से आप जो रिजर्व बनाओगे उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल प्रॉफिट से आप कैपिटल रिजर्व बना सकते हो, है ना। कैपिटल प्रॉफिट से आप कैपिटल रिजर्व बनाओगे, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कैपिटल लॉस में ही करोगे, कैपिटल लॉस या एक्सपेंस में ही करोगे, उसका पैसे का इस्तेमाल आप और कहीं भी नहीं कर सकते। अब क्यों, अगर हम बात करें क्यों, तो इसके बारे में हम लोगों ने ऐसा डिटेल में बात कर रखा है। देखिए, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। आप जो है कोई फिक्स एसेट वगैरह बेचते हो कंपनी में, है ना, या फिर प्रीमियम पे शेयर वगैरह को इशू करते हो, तो आपका उसमें होता है कैपिटल प्रॉफिट, और उस पैसे का इस्तेमाल आप जनरल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हो। आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल लॉस या कैपिटल एक्सपेंस में ही उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। रिजर्व फंड, जब आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो उसे ही हम रिजर्व फंड कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आप एक जो है रेवेन्यू रिजर्व बनाओगे, रेवेन्यू रिजर्व के अंदर ही आपका जनरल रिजर्व होता है। रेवेन्यू रिजर्व से ही आप जो है वो पैसा निकाल करके शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दे सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट से नहीं दे सकते हो। आपका स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जो आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, जो आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है। तो आपका बोलता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से कौन सा होता है, तो सीधा सा ऑप्शन है आपका डी, जनरल रिजर्व होता है। बाकी कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड जब आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उसे रिजर्व फंड कहते हैं, और स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो जनरल रिजर्व नॉर्मल प्रॉफिट से बनाते हैं। यही आपका करेक्ट होगा इसका। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो आपका बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्टकट में BR लिखते हैं, ये कौन सा अकाउंट होता है, तो लिखता है आपका नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, है ना। A नंबर कहता है आपका नॉमिनल अकाउंट, B कहता है आपका पर्सनल अकाउंट, C नंबर कहता है आपका रियल अकाउंट। तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन आपका भी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों है, देखिए, जब बिजनेस में आप सामान बेचते हो, उधार में बेचते हो, तो डेटर क्रिएट होता है। डेटर आपका, डेटर क्या होता है आपके लिए, तो डेटर जो एक पर्सन है जो आपको नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देता है। आप डेटर पैसा लेके भाग भी सकता है, इसीलिए आप सियोरिटी चाहते हो कि डेटर से पैसा मिल जाए, इसीलिए आप उस डेटर से एक साइन करवा लेते हो एक लीगल पेपर पे, जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उस बिल का पैसा आपके बिजनेस को मिलेगा, इसीलिए उसे कहते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। तो अगर हम बात करें बिल्स रिसीवेबल की, तो हम उसको दिखाते तो है करंट एसेट के तौर पे, लेकिन बिल्स रिसीवेबल किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन यानी डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल जो है वो कौन से अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो डेटर को यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट हम सॉल्व करेंगे।
चलो 22 क्या कहता है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए इसको लिख के समझाते हैं। पहला है आपका ड्रॉवर, दूसरा है आपका ड्रॉई, तीसरा है आपका पे, और चौथा कहता है आपका एंडोर्सर। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो क्या कहता है इसमें कि एक्सेप्टर ऑफ द बिल किसे कहते हैं, ये आपका है। और इसका करेक्ट ऑप्शन जान लो कि इसका जो एक्सेप्टर है उसे हम कहते हैं ड्रॉई। बात समझते हैं, ये है सेलर फटाफट और ये है बायर। अब सेलर ने उधार में 10,000 रुपये का सामान बेचा बायर को और एक बिल बना दिया गया, ठीक है। ये एक लीगल पेपर है और ये जो है बिल सेलर ड्रॉ करता है किसके ऊपर, तो बायर के ऊपर। इसमें सेलर का भी साइन होता है और बायर का भी साइन होता है। तो ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब एक्सेप्ट, ये इसने साइन किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसने साइन किया, ये ऑर्डर दे रहा है कि इतने समय के बाद बिल का पैसा देना है जो कि मैच्योरिटी डेट होगा। और बी इसको एक्सेप्ट किया तो बी अपना साइन किया मतलब एक्सेप्ट किया, तो ये कौन हो गया, एक्सेप्टर। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉवर, यानी सेलर को हम बोलते हैं ड्रॉवर, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया उसको बोलते हैं ड्रॉई। और ड्रॉई अपना साइन किया बिल के ऊपर, तो इसने बिल को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब एक्सेप्टर ऑफ द बिल किसको कौन हुआ, तो आपका ड्रॉई हुआ। और पैसा जिसको पेमेंट किया जाएगा, चाहे जिसे भी पेमेंट किया जाएगा, उसको बोलते हैं पे। तो मान लो अगर एस कहता है कि हम सी को पैसा पेमेंट कर दो, तो पे आपका जो हो गया पे कौन हो गया, सी हो गया। लेकिन अगर किसी भी नहीं कहता है तो बिल का पैसा एक्चुअली में जो 10,000 रुपये है किसको मिलेगा, एस को मिलेगा, सेलर को मिलेगा। तो सेलर यहाँ पर ड्रॉअर भी हो सकता है और सेलर यहाँ पर पे भी हो सकता है, पे कोई और भी हो सकता है। किसी के दूसरे का केस अगर नहीं दिया गया है तो ड्रॉअर भी आपका कौन होगा, जो बिल जिसने बिल ड्रॉ किया वो आपका सेलर होगा, यानी इसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया सेलर, ड्रॉअर भी हो गया और पे भी हो सकता है। यहाँ पर बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया गया, बायर के ऊपर यानी डेटर के ऊपर, तो ये कौन हो गया आपका ड्रॉई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्रॉई। क्या बिल का जो एक्सेप्ट करता है, बोलता है एक्सेप्टर ऑफ द बिल, उसे क्या कहते हैं, तो ड्रॉई कहते हैं। एक्सेप्ट कैसे किया, अपना साइन करके बिल के ऊपर में, है ना। तो बिल जिसने बनाया उसे क्या कहते हैं, ड्रॉअर कहते हैं। और पे जिसको पेमेंट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ड्रॉअर जो है वो पे भी हो सकता है। एंडोर्सर किसे कहते हैं, मान लो ये बिल एक्सेप्ट करके आ गया एस के पास, तो ये बिल जो जब साइन होता है तो साइन होने के बाद ये बिल वापस आता है किसके पास, आपका सेलर यानी ड्रॉअर के पास। अब मान लो कि किसी को पेमेंट करना होगा, ये तो एक लीगल पेपर है, मान लो कि ये जिसका एस का क्रेडिटर कोई और होगा, तो इसको पेमेंट करना होगा मान लो डी को, तो ये बिल जो है एंडोर्स कर सकता है डी को। एंडोर्स का मतलब इस बिल का, जैसे इसको पेमेंट करना होगा डी को, तो डी को या तो ये कैश पेमेंट कर देगा, कैश पेमेंट करेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये पेमेंट करना चाहे इस बिल के थ्रू, यानी ये बिल किसको एंडोर्स कर देगा, डी को, तो उस केस में एस आपका एंडोर्सर कहलाएगा और बिल किसको मिला, डी को, तो डी आपका एंडोर्सी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि जो बिल एक्सेप्ट किया उसको क्या कहते हैं, तो एक्सेप्ट तो यहाँ पर बायर ही किया ना, तो बायर कौन हो गया, यहाँ पर ड्रॉई हो गया। तो ड्रॉई जो है वो बिल का एक्सेप्टर होता है। बाकी ये बिल किसी को भी इंडोर्स कर सकता है, वो सब अलग मैटर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे ड्रॉई होगा। ये केस हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पूरा देखा है। सारा जर्नल एंट्री भी, अब जर्नल एंट्री बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसका, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जानो क्या होगा आपका। इसके बाद ये हो गया आपका 22 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है, बिल्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज क्या है, क्या ये आपका एक रिक्वेस्ट है ना। ए नंबर कहता है कि क्या है आपका, क्या आपका कोई आपका
रिक्वेस्ट है, बी नंबर कहता है कि क्या आपका कोई प्रॉमिस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सी क्या कहता है, एन ऑर्डर, क्या ये ऑर्डर है, और डी कहता है नन ऑफ दिस। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑर्डर है। यहाँ पर एस ने जो बिल को अभी ड्रॉ किया था बायर के ऊपर, जिसने एस और बी साइन किया था, तो ये बी को ऑर्डर यानी ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। उधार में सामान बेचा है इसने, सेलर ने बायर को, तो यहाँ पर जो उधार में सामान बेचा गया है, तो क्या ये एस जो है बी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमको प्लीज़ पैसा दे दीजिएगा। दे क्या दीजिएगा, आपको पैसा देना ही है इस बिल का, इसीलिए तो आपसे बिल पे साइन करवाए हैं कि अगर आप पैसा देने से मना करिएगा मैच्योरिटी डेट के दिन तो आपको कोर्ट में भी घसीट के आपसे पैसा लेंगे। तो ये क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है आपको। अगर यही बिल जो है वो ड्रॉ करता है, देखिए बिल तो ड्रॉ करता है आपका सेलर, लेकिन अगर आपका बिल ड्रॉ बी भी कर सकता है तो ये फिर कहलाएगा आपका प्रॉमिस, कि बी जो है प्रॉमिस करेगा। इस कंडीशन में सिर्फ बी अपना साइन करेगा बिल के ऊपर, इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, है ना। यहाँ पे पूछा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाएगा वो बनाता है आपका यहाँ पर सेलर। सेलर अपना साइन करेगा, बायर भी अपना साइन करेगा। तो ये एस जो है वो बी को इस बिल के थ्रू ऑर्डर दे रहा है कि आपको इस पैसे का को जो है वो देना पड़ेगा मैच्योरिटी डेट के दिन। तो ये क्या है आपका, ना ही एक रिक्वेस्ट है ना ही एक प्रॉमिस है, ये क्या है, ऑर्डर है। और कैसा है, तो ये अनकंडीशनल होता है ये बिल, है ना। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल का पैसा आपको दे देंगे एज सुन एज पॉसिबल, ये सब बातें नहीं। ये कैसा होता है, बिल आपका अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई भी कंडीशन आपका नहीं होता है। तो ये क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा। चलो फिर बोलता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। बार बार हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। दी पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो कितना होता है पार्टी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक पार्टी दूसरा पार्टी, है ना। ये हो गया आपका ड्रॉअर, एक पार्टी, दूसरा पार्टी का नाम ड्रॉई, है ना। और पेई को तीसरा पर्सन भी हो सकता है, पेई, तीन पार्टी इसमें होता है ना। कि कितने, क्या कहता है कि आपका जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, तो इसमें होता है आपका ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 24 का डी नंबर। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए ड्रॉवर, दूसरा दिया है आपका बी नंबर कहता है ड्रॉई, और तीसरा होगा पेई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप ऑल ऑफ दीज। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होते हैं, प्रॉमिसरी नोट में दो होते हैं, है ना। कौन कौन होता है प्रॉमिसरी नोट में, तो एक होता है आपका जो बायर है वो है आपका, यानी इसको बोलते हैं मेकर, और एक होता है आपका पेई। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, तो ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, यानी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पेई आपका ड्रॉअर भी हो सकता है, इसका मतलब नहीं कि ये एक ही पार्टी है, तीन पार्टी हो सकते हैं, पेमेंट किसी को भी मिल सकता है, ये पूछा जा रहा है। अब बोलेगा कि सर ड्रॉअर और पेई दोनों एक हो सकता है, तो फिर तो दो ही पार्टी हुआ, नहीं, पार्टी तीन हो सकता है, किसी और को भी तो पेमेंट कर सकते हैं ना आप। तो उस केस में आपका ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई होगा, तीन पार्टी। चलिए आगे कहता है अब 25 नंबर, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम। ठीक है, देखिए नोटिंग चार्जेस के बारे में आप लोग को पता है कि नोटिंग चार्जेस क्या होता है। मैच्योरिटी डेट के दिन जो बिल है उसका भुगतान जो है बी को करना होगा। बी को जो 10,000 रुपये का सामान मान लीजिए बेचा गया है उधार में, तो इस बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट के दिन करना होगा। अगर मैच्योरिटी डेट के दिन बायर यानी ड्रॉई यानी डेटर अगर पैसा देने से इनकार करता है, मना करता है, तो उस केस में
जो है क्या करेगा, एस वो इसके ऊपर कोर्ट केस करेगा। कोर्ट केस करने के लिए सबसे पहला क्या प्रोसेस है कि ये जाएगा आपका नोटरी पब्लिक के पास, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, जो कि कोर्ट के बाहर होता है, वो नोटरी पब्लिक कराता है। नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और नोटरी पब्लिक को ले जाएगा किसके पास, बी के पास, और सामने में पैसा मांगेगा कि पैसा दो। अगर पैसा देने से मना करता है बी तो नोटरी पब्लिक उस पर एक्शन लेगा, कोर्ट केस वगैरह होगा। तो नोटरी पब्लिक के पास जो गया उसको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो गया कौन पहले, एस यानी ड्रॉवर गया, ठीक है। लेकिन किसकी गलती थी, अल्टीमेटली गलती किसका था, कौन पैसा दिया कौन पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से एस को यानी ड्रॉवर को नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा, तो बी की वजह से। तो आपका नोटिंग चार्जेस यानी नोटरी पब्लिक को जो फ़ी पेमेंट किया गया उसे ही हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं, जो कि कौन पे किया, ड्रॉवर यानी सेलर पे किया। लेकिन गलती किसकी थी, बी की गलती थी। तो अल्टीमेटली उस नोटिंग चार्जेस का भी पैसा किसे भरना पड़ेगा, बी को भरना पड़ेगा, यानी ड्रॉई को पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 25 में कि नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल अभी कौन है, बिल किसके पास है, एस के पास है। साइन किया बी और साइन करके किसके पास बिल आ गया, एस के पास यानी होल्डर के पास। और कहता है ऑफ द बिल बट इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम, अगर नोटिंग चार्जेस पे किया है तो पहले करेगा ये, लेकिन बाद में से रिकवर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसको पे करना है, ड्रॉई को यहाँ पर पे करना है, ड्रॉई से रिकवर कर लेना है, बायर से रिकवर कर लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉई। पहला ऑप्शन दिया है ड्रॉवर, फिर दिया है आपका ड्रॉई, और फिर दिया हुआ है आपका पे, और फिर दिया है ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ेगा, ड्रॉई को पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करके कंप्लीट कर देंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।